मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं हिट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हम लोगों ने कंडक्शन टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था, बट मैं फिर से उसको रिकॉल करवाऊंगा आपको। देन हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन। जो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स होंगे सभी इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इस लेक्चर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन घुमाकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसी एग्जाम्पल से आप सब समझ जाइएगा। देखिए, हम लोगों ने कुछ वुडन ब्लॉक लिया। मान लीजिए ठंड का दिन है, हम लोगों ने वुडन ब्लॉक लिया और इसमें हम लोगों ने आग लगा दिया। तब क्या होगा, ये वुडन ब्लॉक ऐसे जलने लगेगा, ऐसे ऐसे हीट निकलेगा उसमें से, फायर। ठीक है, ये क्या है, वुडन ब्लॉक। ये क्या है, फायर, आग जल रहा है। अब यहां पर हम लोग एक रॉड लेकर आएंगे। क्या लेकर, रॉड लेकर। मान लीजिए कोई आदमी है, एक आदमी है, उसका नाम है सुरेश। वो रॉड लेकर गया। ये क्या है, एक रॉड है, आयरन रॉड है, आयरन रॉड, आयरन रॉड है। कौन लेकर गया, सुरेश लेकर गया। क्या होगा, आयरन रॉड सुरेश लेकर गया तो ये हीट है, तो हीट क्या होगा, ट्रांसफर होने लगेगा इस रॉड में। थोड़ी देर में ये रॉड पूरा हीट हो जाएगा। क्यों हीट हुआ, जिन जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा वो जाकर देख ले, हीट 02 देख ले जाकर, नहीं तो मैं यहां पर सब चीज बता देता हूं। क्यों हीट हुआ, क्योंकि ये जो रॉड है क्या चीज से मिलकर बने होंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। मान लीजिए ऐसे 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 छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। ये रॉड क्या चीज से बने हैं, मॉलिक्यूल से। ध्यान से देखते जाइए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये रॉड क्या चीज से बने हैं, मॉलिक्यूल से। जैसे हीट हुआ, इस ये वाले मॉलिक्यूल्स में हीट गया, वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। यहां पर लिखो, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, वो भी बहुत तेजी में। मीन्स ये वाला मॉलिक्यूल्स इसमें टक्कर मारेगा, ये इसमें, ये इसमें, और ऐसे करते 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 हीट ट्रांसफर हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, इससे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिजन होगा। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कॉलिजन होगा। मीन्स एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा और हीट ट्रांसफर होते चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ये आपको पता होगा। हम लोगों ने क्या किया, एक रॉड लेकर हम लोग गए, रॉड से क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगा, जिससे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने लगा और हीट का ट्रांसफर हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ये प्रोसेस कौन किया, सुरेश। ठीक है, अब क्या होगा, कोई आदमी, ठंड का दिन है, तो ठंड का दिन है तो कोई आदमी मान लीजिए ऊपर में हाथ ऐसे करेगा, ऊपर में हाथ ऐसे रखेगा, आग जल रहा है उसके ऊपर में हाथ ऐसे रखेगा, तो क्या होगा, उसका हाथ जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा,
क्यों जलने लगेगा? ड्यू टू कन्वेक्शन। ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। ये जो एयर है इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इससे हीट निकला। वो हीट कौन एब्जॉर्ब किया? एयर एब्जॉर्ब किया। वो हीट क्या किया? एयर एब्जॉर्ब किया। और एयर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर की ओर उड़ने लगता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, एयर क्या किया? एयर हीट को एब्जॉर्ब किया। ये जो एटमॉस्फेयर में एयर रहते हैं वो क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया और वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर। और जैसे हम ऊपर हाथ डालेंगे क्या होगा? मेरा हाथ जलने लगेगा। ये प्रोसेस कौन किया? मान लीजिए रमेश किया। ये कैसा प्रोसेस है? रमेश किया ये प्रोसेस मान लीजिए, और ये सुरेश किया। ये कौन सा प्रोसेस यहां पर हुआ? कंडक्शन हो गया। यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। अब आप ध्यान से देखिए, कंडक्शन में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स क्या ट्रांसफर हो रहा है? मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है? नहीं, मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, दोनों टकरा रहा है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जो कन्वेक्शन प्रोसेस है इसमें मॉलिक्यूल्स एनर्जी को लेकर जा रहा है। मॉलिक्यूल्स क्या करता है? एनर्जी को लेकर जा रहा है। और ये जो गर्म हवा होगा वो ऊपर की ओर जाने लगता है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको बहुत सारा दूंगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाने लगेगा। हॉट एयर जो होगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। लिखिए, हॉट एयर राइजेज। जो गर्म हवा होगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। ये कैसा प्रोसेस है? कन्वेक्शन। इसमें मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है एनर्जी को। और एक और प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन। मान लीजिए यहां पर आग जल रहा है और एक आदमी है। कौन कौन हो गया आदमी? रमेश हो गया, सुरेश हो गया, और एक आदमी है मान लीजिए महेश। क्या नाम है उसका? महेश। मान लीजिए महेश यहां पर बैठा हुआ है बगल में। बगल में जब ठंड का दिन रहता है, आग जलते रहता है, तो वहां पर बहुत आदमी बैठ जाता है ताकि उससे कुछ हीट मिले। तो महेश यहां पर क्या किया? बैठ गया। बैठ गया। ठीक है, ठंड का दिन है, बैठ गया। उसके बाद क्या होगा? महेश को थोड़ा सा गर्मी लगेगा, हीट का अनुभव होगा। क्यों अनुभव होगा? ड्यू टू रेडिएशन। क्यों होगा? ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। ऊपर जो आदमी हाथ रखा उसको भी गर्म लगा, और जो बगल में बैठ रहा है उसको भी गर्म लग रहा है, बट ये रेडिएशन कैसे हुआ और ये कंडक्शन कैसे हुआ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है इसमें मॉलिक्यूल्स हीट को ट्रांसफर कर रहा है, बट यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है इसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है हीट को। मॉलिक्यूल्स कैरी नहीं कर रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स कैरी करता तो वो ऊपर की ओर भाग जाता। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और वो ऊपर की ओर भागने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, बट ये हीट बगल में आदमी बैठा हुआ उसको मिल रहा है। तो एक स्पेशल प्रोसेस हुआ, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन। अब आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया? फिर से मैं बताता हूं। कंडक्शन में क्या हुआ? वाइब्रेट होकर एनर्जी ट्रांसफर हुआ। फिर क्या था? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स एनर्जी को कैरी कर रहा है, जबकि रेडिएशन में क्या हुआ? ना मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है, ना कोई कैरी कर रहा है, ना वाइब्रेट हो रहा है। एक स्पेशल है। अगर मॉलिक्यूल्स कैरी करता तो मॉलिक्यूल्स
के अंदर एनर्जी जैसे स्टोर होता बस ऊपर की ओर भागने लगता, और ऊपर की ओर भागने लगता तो वो प्रोसेस होता कन्वेक्शन, ना कि रेडिएशन। अब आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। एक बार देखिए, क्या होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ कैरी एनर्जी। क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स कैरी एनर्जी। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी कैरी कर रहा है, ये सब क्या है मॉलिक्यूल्स। क्या है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इसमें हीट को ट्रांसफर कर रहा है ड्यू टू कोलिजन, लेकिन ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी को कैरी कर रहा है। इसमें मॉलिक्यूल्स कैरी नहीं करता, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर करके एनर्जी आगे बढ़ाता है, लेकिन वहां पर कैरी करता है। मॉलिक्यूल्स कैरी एनर्जी, यहां पर भी लिख लीजिए, यह क्या है, मॉलिक्यूल्स कैरी एनर्जी, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद ही एनर्जी को कैरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। फ्रॉम ए हॉटर रीजन टू ए कोल्डर रीजन, कहां से कैरी करेगा, फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। द मॉलिक्यूल देमसेल्फ कैरी एनर्जी, खुद कर रहा है, कहां से, फ्रॉम ए हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। ये वाला रीजन हॉट है, उससे ऊपर की ओर जाएगा कोल्ड वाले रीजन में, ठीक है। ये फेनोमेनन जनरली लिक्विड में देखे जाते हैं, गैसेस में देखे जाते हैं। ये फेनोमेनन क्या चीज में देखे जाते हैं, लिक्विड में और गैसेस में, लिक्विड और गैसेस में। जिसको हम लोग लिक्विड और गैसेस को हम लोग कॉम्बाइनली क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड, ठीक है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ कैरी एनर्जी फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। अब आपको सभी चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको अच्छे से डायग्राम बनाकर नोट कीजिए। जो चीज आपको पढ़ना था बस ये डायग्राम में था, बस यहीं पर सब खत्म है। अब मैं थ्योरी बताऊंगा और कुछ कुछ आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, इसका क्या क्या यूज है, ठीक है। कर लिए नोट डाउन, कर लिए। एप्लीकेशन, ventilators are located near the ceiling of room। जो हमारे घर में वेंटिलेटर होते हैं, घर में जो वेंटिलेटर होते हैं वो हमारे जो सीलिंग होता है, फैन होता है, उसके बगल में होता है। क्यों होता है बोलिए, पता है, ड्यू टू कौन सा प्रोसेस, कन्वेक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन। कैसे लिखिए, क्यों हुआ, ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होगा, रूम में जो हॉट एयर रहेगा, रूम में जो गर्म हवा रहेगा वो कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। और जो कोल्ड एयर रहेगा वो रूम में नीचे की ओर जाएगा। और जो फैन होता है, सीलिंग फैन, वो क्या करता है, गर्म हवा को वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकाल देता है और ठंडा ठंडा हवा खिड़की से आता है। आ गया समझ में, ड्यू टू कन्वेक्शन। हॉट एयर रूम राइज अप, क्या होगा, हॉट एयर रूम, जो रूम का गर्म हवा है वो ऊपर की ओर जाएगा, राइज अप होगा, ठीक है। हॉट एयर रूम,
हॉट एयर जो रूम का होगा वो राइज अप होगा, ऊपर की ओर जाएगा और वेंटिलेटर से आउट हो जाएगा। इसी कारण से घर में वेंटिलेटर दिया जाता है ताकि गर्म हवा बाहर निकलते रहे और विंडो से ठंडा ठंडा हवा रूम में इंटर करता रहे। यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है। जो एसी होता है वो इंस्टॉल किया जाता है नियर द रूफ। सेकेंड प्रोसेस है, इसको फर्स्ट कीजिए। जो एसी होता है एयर कंडीशंस, क्या? एयर कंडीशंस एसी, वो कहां रहता है? रूम के रूफ में रहता है। आर लोकेटेड नियर दी सीलिंग ऑफ रूम। आर लोकेटेड नियर दी सीलिंग्स ऑफ रूम। जो एसी होता है वो हमारे रूम का जो सीलिंग होता है उसमें लगाया जाता है। रूम का जो ऊपर का जो सीलिंग होता है उसमें लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? एसी सबसे ऊपर रहता है रूम के। क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व जरूर किया होगा, एसी चलता है और 5 मिनट के अंदर पूरा घर ठंडा हो जाता है, पूरा रूम कूल हो जाता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट एयर रहता है वो ऊपर जाने लगता है और जो दीवार होता है ऊपर में, रूफ होता है, उसमें चिपकने लगता है, सब जमा होने लगता है लेयर में, ऐसे ऊपर की ओर जमा हो जाएगा और जो कोल्ड एयर रहता है वो नीचे रह जाता है। इसी कारण से एसी तुरंत ठंडा कर देता है रूम को। समझ में आया? ड्यू टू कन्वेक्शन। यहां पर भी कन्वेक्शन प्रोसेस कैरी हो रहा है। क्यों होता है? ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अब आपको समझ में आ रहा होगा। ड्यू टू कन्वेक्शन कूल एयर क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। कूल एयर जो ठंडा ठंडा हवा होगा वो कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। डाउन में हमारे रूम में ठंडा ठंडा हवा रहेगा और जो रूफ होगा उसमें क्या होगा? गर्म हवा जाकर चिपकने लगेगा। वार्म एयर सरफेस ऑफ दी रूम में लग जाएगा। जो गर्म हवा होगा वार्म एयर वो कहां चला जाएगा? सरफेस ऑफ दी रूम। आ गया समझ में? इसको नोट कीजिए अच्छे से। 2 एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, जो समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं, उन्हें ना ज्यादा ठंड लगती है ना ज्यादा गर्मी। क्यों? इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा हवा कैसे चलता है। हवा कैसे चलता है, ठीक है? इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए? हवा कैसे चलता है, ठीक है? कैसे? हाउ? हवा कैसे चलता है? मान लीजिए कोई एक एरिया है, कोई एरिया है, मान लीजिए ये इतना एरिया है, कुछ जगह है, कुछ प्लेस है जहां पर सब चीज है, मीन्स हम लोग रहते हैं, मान लीजिए वो छोटा सा एरिया है। ये एरिया में क्या होगा? ऊपर से सनलाइट आएगा। क्या होगा? ऊपर से सन का लाइट आएगा। कोई दिक्कत? ये एरिया है, ऊपर से क्या आ रहा है? सन का लाइट आ रहा है। जैसे जैसे सन का लाइट आएगा तो ये जो एरिया में हवा रहेगा वो गर्म होने लगेगा। क्या होगा? इस एरिया में जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होगा? हॉट हो जाएगा। इस एरिया में जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जैसे हवा गर्म हुआ बस ऊपर की ओर हवा ऊपर की ओर जाने लगेगा। क्या होगा? एरो बनाइए। हॉट एयर
राइजेज अप। जो गर्म हवा होगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर। हॉट एयर राइजेज अप। ठीक है। और जो अगल बगल से जो ठंडा हवा होगा वो ठंडा हवा इस एरिया में आने लगेगा। क्या होगा? जो अगल बगल में, मान लीजिए इस एरिया में ठंडा हवा है, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर है इस एरिया में, वो एयर क्या होगा, इस जगह को, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर चला गया, तो जो ठंडा हवा होगा अगल बगल में, वो क्या होगा, इस जगह को छेकने के लिए आएगा, इस जगह को ऑक्युपाई करने के लिए आएगा, और ऐसे ही हवा चलने लगता है। कहां से हवा आएगा? नेबर्स, जो अगल बगल में हवा होगा वो आएगा इस जगह को छेकने के लिए। इसी से क्या होता है? हवा चलता है, कॉजिंग वाइंड्स। इसी से हवा चलता है। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि हवा कैसे चलता है। इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए इतना नोट डाउन? हवा कैसे चलता है? सन से हीट आया और इस रीजन के एयर को हॉट किया, हॉट एयर ऊपर की ओर जाएगा, जैसे हॉट एयर ऊपर की ओर जाएगा, बस बगल का जो ठंडा हवा होगा इस जगह को ऑक्युपाई करने आएगा और इसे हवा चलने लगता है। आ गया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। किसी को आइडिया है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सी ब्रिज के बारे में। क्या चीज के बारे में बात करते हैं? सी ब्रिज के बारे में। क्या होता है सी ब्रिज? ध्यान से देखते जाइए। मान लीजिए यहां पर समुद्र है। ये फेनोमेनन जनरली कोस्टल एरिया में होते हैं। कोस्टल एरिया में जहां पर समुद्र होता है वहीं पर ये फेनोमेनन ज्यादातर देखा जाता है। ऐसे रिवर वाले एरिया में भी बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है। रिवर वाले एरिया में भी देखा जाता है बट बहुत कम। ये फेनोमेनन जनरली कोस्टल एरिया में देखे जाते हैं, समुद्री तट वाले क्षेत्र में देखे जाते हैं। कहां पर देखे जाते हैं? कोस्टल एरिया में देखे जाते हैं। कोस्टल एरिया। ये मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए लैंड है। ठीक है, ये सी है और वो लैंड है। अब क्या होगा? दिन का समय है तो सन से क्या आएगा? हीट आएगा। मान लीजिए ये सन है, सन से क्या आया? हीट आकर गिरने लगा। ये सन है, सन से क्या आया? हीट आकर गिरने लगा। अब जो सन से हीट आता है तो उससे जल्दी कौन गर्म होगा? सी गर्म होगा या लैंड गर्म होगा? बताइए। जो सन से एनर्जी आएगा उससे पहले गर्म कौन होगा? सी होगा या लैंड होगा? ये बताइए। जो लैंड होगा वो तेजी से गर्म होने लगता है। हीट फास्टर, वो क्या होगा? तेजी से गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी गर्म होगा। और क्या होगा? यहां का एयर हॉट हो जाएगा। जैसे हॉट हुआ बस ऊपर की ओर जाने लगेगा, राइजेज अप। कोई दिक्कत नहीं होगा। हॉट हुआ एयर ऊपर की ओर जाने लगेगा। लेकिन समुद्र का पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। जैसे ऊपर की ओर हवा जाने लगा बस समुद्र के जो ऊपर का हवा है वो लैंड वाले एरिया को ऑक्युपाई करने लगेगा और इस वाले रीजन में भी ठंडक सभी को महसूस होगा। क्या होगा? ये जो एयर है, सी का जो एयर है वो लैंड वाले रीजन में आने लगेगा। आ गया समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। मतलब सी से लैंड की ओर एयर आ रहा है। ठीक है। कूलर एयर फ्रॉम द सन। कहां से आ रहा है? कूलर एयर फ्रॉम द सन, सॉरी फ्रॉम द सी।
सी से ठंडा ठंडा हवा आ जाएगा, ठंडा ठंडा हवा। और जो एरिया, जो पीपल लैंड पर रहेंगे उसे भी ठंडक महसूस होगा। इसी कारण से जो कोस्टल एरिया होते हैं उसके लोग को गर्मी बहुत नहीं लगता, ना कि बहुत ठंड। ये फेनोमेनन जनरली कब होते हैं? डे टाइम में होंगे, क्योंकि डे टाइम में ही सन रहता है, डे टाइम में ये फेनोमेनन होता है, डे टाइम में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिए नोट? लैंड ब्रिज यही होता है। अब हम लोग बात करते हैं सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, सॉरी, ये था सी ब्रिज। अब हम लोग बात करते हैं लैंड ब्रिज के बारे में। मान लीजिए वही जगह है, अब क्या चीज के बारे में बात करना है? लैंड ब्रिज। मान लीजिए रात का समय है, ये है वाटर, ये है वाटर, और ये क्या है? लैंड है, लैंड। कैसा समय रहेगा? नाइट का टाइम रहेगा, नाइट का टाइम। जो लैंड का एयर होता है वो तेजी से ठंडा भी होता है और तेजी से गर्म भी होता है। जो एयर लैंड पर रहता है वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा भी होता है। ये एयर, लैंड एयर कूल्स फास्टर। जो चीज जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी होगा, तो ये एयर बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा। लेकिन वाटर में जो है वो वाटर तो गर्म रहेगा, तो वाटर तो बहुत जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तब क्या होगा? जो वाटर में एयर प्रेजेंट रहेंगे, वाटर पर जो एयर प्रेजेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? गर्म एयर रहेगा। और जो गर्म एयर रहेगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा ड्यू टू कन्वेक्शन। क्या होगा? हॉट एयर राइजेज अप ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण जो हॉट एयर रहेगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। हॉट एयर राइजेज अप ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण जो गर्म हवा रहेगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। तब क्या होगा? लैंड पर एयर कैसा है? ठंडा। और जो लैंड पर एयर है वो ठंडा ठंडा एयर इस वाले रीजन में जाने लगेगा और यहां पर भी ठंडक हो जाएगा। ये प्रोसेस कब चलता है? नाइट में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज। लैंड टू सी जा रहा है एयर, कहां से जा रहा है? लैंड टू सी। आ गया समझ में? ब्रिज कीप द क्लाइमेट मॉडरेट। क्या करता है? ब्रिजेज कीप द क्लाइमेट मॉडरेट इन कोस्टल एरियाज। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल एरिया, वहां पर जो ब्रिज होता है वो क्लाइमेट को मॉडरेट कर देता है, मीन्स मेंटेन करके रखता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। आ गया समझ में? इसको नोट कीजिए अच्छे से। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कर लिए? एक और एग्जांपल है, जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है? ऐसा रीजन जो इक्वेटर पर है। ये सब आप एसएसटी में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वेदर वाले चैप्टर में। इक्वेटर क्या होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जो इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं वहां डेली रेनफॉल होता है। डेली रेनफॉल इन इक्वेटोरियल रीजन। जो इक्वेटर वाले रीजन होते हैं वहां पर हर रोज रेनफॉल होता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट सनलाइट आता है। क्या होता है? इक्वेटर वाले रीजन पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल होता है और उससे क्या होता है? जो वाटर रहता है वो वेपर के फॉर्म में जाकर ऊपर की ओर जाकर क्लाउड बना देता है और इसके कारण हर रोज रेन होता है आफ्टरनून के समय। कहां पर? इक्वेटोरियल रीजन में। डायरेक्ट सनलाइट
डायरेक्ट सनलाइट हिट ग्राउंड रैपिडली। जो डायरेक्ट सनलाइट आते हैं, डायरेक्ट सनलाइट, वो क्या करते हैं, ग्राउंड को हीट रैपिडली, बहुत तेजी में उसको गर्म कर देते हैं। ग्राउंड को, जो वाटर प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड पर, उसको भी तेजी में ये गर्म कर देता है। ग्राउंड एयर हीटेड एंड राइजेज, क्या होगा, ग्राउंड एयर हीटेड एंड राइजेज अप। क्यों राइज हो रहा है हीट होकर, ड्यू टू कन्वेक्शन। लिखिए क्यों हो रहा है, कन्वेक्शन के कारण, ड्यू टू कन्वेक्शन। ग्राउंड एयर हीट और राइज ऊपर की ओर जाने लगेगा, ऊपर की ओर। द राइजिंग एयर कूल्स, जो ऊपर की ओर हवा जाएगा वो ठंडा होने लगेगा। क्या होगा, द राइजिंग एयर कूल्स, ऊपर जो हवा जाएगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। द राइजिंग एयर कूल्स एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट फॉर्म क्लाउड, एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट फॉर्म्स क्लाउड। जो हवा ऊपर जाएगा वो वाटर को भी लेकर जाएगा, वाटर को भी लेकर जाएगा। उससे क्या होता है, जो हवा ऊपर की ओर जाएगा वो क्या लेकर जाता है, वाटर को भी लेकर जाता है वेपर फॉर्म में, और वो कूल होकर क्लाउड बनाता है। छोटा सा क्लाउड बनाया, और क्लाउड क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और सभी जगह फैलने लगता है। क्यों फैलता है, इसका रीजन आप बताइए। जियोग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप लोग, बताइएगा क्यों छोटा सा क्लाउड का पीस बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, वाई स्मॉल क्लाउड स्कैटर्ड इन लार्ज रीजन, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बतानी है। वाई स्मॉल क्लाउड स्कैटर्ड टू फॉर्म लार्ज क्लाउड। छोटा सा क्लाउड का पीस होता है वो फैल फैल कर बड़ा क्लाउड बन जाता है। कैसे, इसका आंसर कहां देना है आपको, कमेंट में देना है, और आपको अपने कॉपी में भी लिखना है। कमेंट में देना है, ना कि लाइव चैट में। ठीक है, कमेंट में देना है। इसका आंसर आप पता कीजिएगा, ये जियोग्राफी का ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिए इतना नोट डाउन। क्या होगा, जो ग्राउंड का एयर है हीट होगा और ऊपर की ओर भागने लगेगा, उससे क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। कर लिए इतना नोट डाउन, मैं साफ कर दूं, कर लिए पूरा अच्छे से। इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ लीजिएगा, लिखने की इच्छा हुए तो लिख लीजिएगा। क्या होगा, ऊपर जाकर क्लाउड बनेगा, और क्लाउड से क्या होगा, रेन होगा। क्लाउड से क्या होता है, रेन होता है। किस समय, आफ्टरनून में। मीन्स कन्वेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। आ गया समझ में, इसका कितना जगह पर यूज है पता लग गया। तो चलिए कर लिए नोट अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, जो महेश बैठा हुआ है बगल में उसको क्या लग रहा है, हीट लग रहा है, गर्मी लग रहा है। क्यों लग रहा है, ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज ओनली प्रोसेस ऑफ हीट, रेडिएशन इज ओनली प्रोसेस ऑफ हीट दैट ट्रांसफर एनर्जी दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है अपने एनर्जी को कैरी करने के लिए। मीडियम की जरूरत पड़ रहा नहीं,
अगर एयर मीडियम रहता तो एयर ऊपर की ओर भाग जाता, ना कि महेश के पास जाता। एयर थोड़ी ना बोलेगा जो मैं गर्म होकर आया हूं, तुम थोड़ा सेक लो अपना हाथ, थोड़ा तुम भी अपना हाथ को गर्म कर लो, बहुत ठंड है। नहीं, वो एयर ऊपर की ओर भागने लगेगा। तो यहां पर एक अदर फेनोमेना लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है कैरी करने के लिए। एब्सेंस ऑफ मीडियम में होता है। तो ये कैसे ट्रांसफर करता है? ये ट्रांसफर करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है वो आपको पता नहीं रखना है, बस सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू करता है। कैसे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू करता है एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर ये सबसे तेज वाला मोड होता है, फास्टेस्ट मोड होता है। ये जो प्रोसेस है कंडक्शन, ये बहुत लेट से होता है। जैसे आप एक रॉड पकड़ कर ले जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, पहले एयर का मॉलिक्यूल हीट होगा तब आदमी को गर्मी लगेगा, लेकिन यहां पर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कौन सा फेनोमेनन लगा? रेडिएशन। फास्टेस्ट मोड, ये कैसा मोड है? फास्टेस्ट मोड है। लिक्विड और गैस जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। लिक्विड और गैस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, कर लिया इतना नोट डाउन? थोड़ा ऊपर का साफ कर दूं मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैस जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है। लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से आप समझिए, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझिए। कैसे हम मान ले कि लिक्विड और गैस हीट का पुअर कंडक्टर होता है। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। थोड़ा इसको साफ कर दूं मैं। क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको एक वैक्स अंदर डाला हुआ नेल डालना है। मतलब समझ नहीं आया, देखिए एक नेल लेना है, कांटी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, नेल लेना है जिसको कील भी बोला जाता है। नेल लिए और इसके ऊपर हम लोग वैक्स गिराना स्टार्ट किए। मोमबत्ती जिसको जलाकर ऊपर से गिराएंगे टेढ़ा करके तो क्या होगा, इसके ऊपर वैक्स गिरने लगेगा। क्या होने लगेगा, वैक्स गिरने लगेगा। और इसको अच्छे से वैक्स से कवर कर देना है। किसको, नेल है, इसको वैक्स से कवर कर देना है। वैक्स से क्या करना है, कवर कर देना है और इसको इसमें गिरा देना है। मान लीजिए ये वाला इसमें हम डाल दिए। ठीक है, डाल दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें वाटर भर देंगे, पूरा में वाटर डाल दीजिए। ये सब क्या है, वाटर है, वाटर। ये क्या है, वैक्स विथ नेल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक बंसन बर्नर लेना है। बंसन बर्नर क्या होता है, जो लेबोरेटरी में आग जलाने का काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं बंसन बर्नर। बंसन बर्नर मान लीजिए जहां से हीट निकलता है, सिंपली ये समझिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बंसन बर्नर। तो मान लीजिए यहां से हीट निकल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो है वो क्या होगा, गर्म होने लगेगा। ये जो है टेस्ट ट्यूब, ये क्या होगा, गर्म होने लगेगा ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट। ठीक है, पहले इसको देखिए ध्यान से, देख लिए।
आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि वाटर बॉइल हो गया, बट ये जो वैक्स है वो नहीं पिघला। क्या होगा, बहुत लंबे समय तक रखिए, लंबे समय मतलब 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको लगेगा, ऐसा फील होगा कि वाटर बॉयल हो गया, बट ये जो वैक्स है वो क्या हुआ, नहीं पिघला। वाटर क्या हो गया, बॉयल हो गया। वाटर क्या होगा, उबलने लगेगा, बॉयल हो जाएगा। वाटर क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। ड्यू टू अब क्या होगा, कंडक्शन में हीट सभी डायरेक्शन में फैलते हैं। कंडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें हीट सभी डायरेक्शन में फैलते हैं, ये तो आपको पता होगा। कहां पर पढ़ा, कंडक्शन वाले टॉपिक में। एक हम रॉड लेंगे तो रॉड में सभी जगह हीट ट्रांसफर होगा कंडक्शन के कारण। कंडक्शन के कारण क्या होगा, हीट ऑल डायरेक्शन में फैलता है। ठीक है, इसको पहले ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन क्या हुआ, वैक्स मेल्ट नहीं हुआ, वैक्स डजंट मेल्ट। क्या हुआ, वैक्स डजंट मेल्ट। वैक्स क्या हुआ, मेल्ट नहीं हुआ, वैक्स डजंट मेल्ट। इससे क्या पता लगा कि लिक्विड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो ये वैक्स क्या होता, मेल्ट हो जाता, लेकिन ये मेल्ट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। कर लिए नोट, क्या हुआ, फिर से समझिए, एक बार ध्यान से समझिए। हम लोगों ने वैक्स लिया, नेल के साथ लिया वैक्स, इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, बॉयल हो जाएगा, ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन ही सभी डायरेक्शन में हीट को कंडक्ट करता है। अगर कन्वेक्शन होता तो कन्वेक्शन से ऊपर की ओर भागने लगता, ना कि नीचे की ओर। तो यहां पर कन्वेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन, लेकिन ये वैक्स क्या हुआ, नेल के साथ वो पिघला नहीं, वो मेल्ट नहीं किया। इससे क्या पता लगा, लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल मैं आपको बताया था, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एग्जांपल क्या बताया था, जो एटमॉस्फेयर में एयर होते हैं वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर भागता है, ऊपर की ओर। वो दूसरा प्रोसेस है और यहां पर दूसरा प्रोसेस लग रहा है, दोनों से कंफ्यूज नहीं होनी है। ठीक है, कर लिया इतना नोट डाउन। यहां पर कन्वेक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कन्वेक्शन होता तो ऊपर की ओर भाग जाता। लिख लीजिए, ये भी कन्वेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। नोट कर लिए हो सभी लोग, कर दो साफ, उसको रहने दीजिए थोड़ा सा भी। कोई भी सबस्टांस हो, आइदर सॉलिड लिक्विड गैस, अगर उसको हम हॉट करते हैं तो वो एनर्जी बाहर की ओर निकालता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑल हॉट सब्सटेंसेस, इधर इट में बी सॉलिड लिक्विड या गैसेस, सॉलिड हो लिक्विड हो गैसेस हो, सब का सब क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, मींस बाहर निकलता है, इमिटेड, एनर्जी को इमिट करता है। सभी क्या करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है, एनर्जी इमिट करता है। कौन कौन, सॉलिड लिक्विड गैस, जब उसको हम हॉट कर देंगे तब क्या करेगा, इमिट करेगा रेडिएंट एनर्जी। कैसा एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। उसके पास जो एनर्जी स्टोर रहता है उसको बाहर निकालता है, वो क्या, कैसा एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी, जिसको वो बाहर निकालता है। हॉट किए किसी भी चीज को, वो अपना एनर्जी बाहर की ओर निकालने लगेगा। कैसा एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। जैसे एक आयरन रॉड है, उसको हम हीट किए, उसको ऐसे कुछ देर तक छोड़ेंगे तो उससे एनर्जी निकलता रहेगा, वो कैसा एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी। जो रेडिएंट एनर्जी होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, फॉल्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट।
ये जो एनर्जी निकल रहा है किसी भी चीज से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। जैसे सन से एनर्जी आ रहा है वो हमारे बॉडी पर पड़ा, जो आयरन रॉड है वो हीट है, उससे एनर्जी निकल रहा है कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तब क्या होता है, पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, पार्शियली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड। पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब समझिए, जैसे सन से एनर्जी आ रहा है हमारे बॉडी पर पड़ा तो कुछ एनर्जी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ एनर्जी बाहर चला जाएगा। कैसा एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। आ गया समझ में, पार्शियली एब्जॉर्ब एंड पार्शियली रिलीज। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रेडिएंट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो एब्जॉर्ब और रेडिएंट होता है ये कलर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रेडिएंट, इसको भी लिखिए, पूरा सेंटेंस में लिखिए बुकिश लैंग्वेज में। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रेडिएट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या चीज पर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कलर पर भी डिपेंड करता है, नेचर एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ब्लैक पीपल लोग होते हैं उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा एनर्जी, लाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बॉडी पर एक पिगमेंट भी होता है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होते हैं या रेडिएट होते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ब्लैक कलर का आप कपड़ा पहनकर गर्मी में निकल जाओगे तो आपकी पूरी बॉडी जल जाएगी, बट अगर व्हाइट कलर का कपड़ा पहनोगे तो नहीं जलेगी। क्यों, ड्यू टू दिस फेनोमेनन। आ गया समझ में, कर लिए नोट डाउन, नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, कर लिए। डार्क कलर कैसा होते हैं, डार्क कलर गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जैसे सन से एनर्जी आ रहा है, सन से एनर्जी आ रहा है, अगर हम डार्क कपड़ा पहनेंगे तो वो क्या होगा, बहुत सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। डार्क कलर गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो अगर हम ठंड के दिन में ब्लैक कलर का कपड़ा पहनकर घूमेंगे तो क्या होगा, सन का मोस्ट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा, हमारे बॉडी को थोड़ा अच्छा फील होगा। और गर्मी के दिन में ब्लैक कलर का शर्ट पहन लिए तो वो क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी को अपने आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि वो डार्क कलर है। और क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा गर्मी होने लगेगी और पूरा बॉडी जल भी जाएगा। तो इस कारण से ब्लैक कलर का ड्रेस हमें ठंड में पहनना चाहिए, गर्मी में नहीं। और व्हाइट कलर का ड्रेस गर्मी में पहनना चाहिए, ठंड में नहीं, क्योंकि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देगा मोस्टली। ठीक है, डार्क कलर गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इसी कारण से विंटर में हम लोग डार्क कलर पहनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और लाइट कलर जो होता है पुअर एब्जॉर्बर होता है। लाइट कलर कैसा होता है, पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एब्जॉर्बर। इसी कारण से हम लोग ठंड के दिन में व्हाइट कलर का कपड़ा नहीं पहनते हैं। विंटर सीजन में हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं। और जो समर सीजन होता है उसमें हम लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर मोस्टली हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें ठंडक महसूस होती है। बट जो विंटर में हम लोग पहनते हैं डार्क कलर क्लॉथ,
वो क्या करता है, ठंड के दिन में वो क्या करता है, मोस्टली लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है और हमारे बॉडी को गर्मी लगने लगता है। अगर हम लोग विंटर सीजन में उजला कलर का कपड़ा पहनेंगे तो वो क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट मार देगा और हमें कोई फायदा नहीं होगा। इस कलर से जो डार्क कलर है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, विंटर में हमें डार्क कलर यूज करना चाहिए कपड़ा, और जो लाइट कलर है वो पुअर एब्जॉर्बर है, इसके कारण हमें समर में व्हाइट कलर क्लॉथ पहनना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है। जो हीट हमारे सन से आता है इसको पहले ध्यान से समझिए, इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। मान लीजिए ये क्या है, सन है, और ये हमारा छोटू सा अर्थ है। ठीक है, सन के सामने में अर्थ तो बहुत छोटा है, उसके बीच में वैक्यूम है। क्या है ये, क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर यहां पर प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर एब्सेंट है यहां पर। क्या है, एटमॉस्फेयर एब्सेंट है। दिन कैसे सनलाइट हमारे अर्थ पर आ जाता है, ये बताइए कैसे आ जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वैक्यूम है और सन से अर्थ पर एनर्जी आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है बताइए? क्या यहां पर कंडक्शन प्ले रोल कर रहा है? कंडक्शन नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ी ना, एक डंडा लेकर थोड़ी ना खड़ा है, सन से एक डंडा ऐसे कनेक्ट है और इसे 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 ट्रांसफर होते जा रहा है। नहीं, नहीं समझ में आया। जैसे ऐसा थोड़ी ना कि एक आयरन का रॉड लगा हुआ है सन के पास और इसे एनर्जी जा रहा है अर्थ के पास, आयरन का तो रॉड नहीं है और इसमें एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मतलब एयर प्रेजेंट नहीं है। जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी कौन ट्रांसफर करता है, एयर, तो एयर भी नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं हुआ। लिखिए, कंडक्शन यहां होगा नहीं होगा, कन्वेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर एब्सेंट है। तो यहां पर कौन सा फेनोमेनन होगा, यहां पर रेडिएशन होगा, क्योंकि रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फेनोमेनन होगा, रेडिएशन, रेडिएशन, यस, रेडिएशन फेनोमेना होगा, क्योंकि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम डजंट रिक्वायर्स। ठीक है, इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आ गया समझ में? हीट फ्रॉम दी, इसको मैं लैंग्वेज में बोलता हूं, हीट फ्रॉम दी सन, हीट फ्रॉम दी सन रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन दिस केस कंडक्शन या कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वैक्यूम बिटवीन द अर्थ एंड दी सन। ऐसा आपके बुक में लिखा मिलेगा। आ गया समझ में? लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, सब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कर लिए नोट? नोट कीजिए। कर लिए? जो डार्क कलर पीपल होते हैं, डार्क कलर पीपल, लिखिए, डार्क कलर पीपल, डार्क कलर पीपल के बॉडी में एक कलर्ड सबस्टेंस पाया जाता है जिसको हम लोग पिगमेंट बोलते हैं, और उस पिगमेंट का नाम होता है मेलानिन पिगमेंट। क्या नाम होता है? मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, जो डार्क कलर पीपल होते हैं उसके बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। ये क्या करता है, जो सन से एनर्जी आता है उसको बचाता है। हमारे बॉडी में एक पिगमेंट जमा होता है मेलानिन पिगमेंट, जो ब्लैक कलर पीपल है तो क्या होगा, वो सनलाइट एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उसको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं।
उसी डिजीज को बचाने के लिए मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि डिजीज से इसे बचाता है। क्या होता है? प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। क्या करता है मेलानिन पिगमेंट? डिजीज से बचाता है। किसको? अफ्रीकन पीपल को, डार्क कलर पीपल को। डार्क कलर पीपल कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीकन पीपल को, अफ्रीकन पीपल को, ठीक है। और जो व्हाइट कलर पीपल होते हैं, व्हाइट कलर पीपल कौन होते हैं? व्हाइट कलर पीपल ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो उसका कलर बॉडी का कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो सनलाइट का जो एनर्जी आता है, सनलाइट का जो एनर्जी होता है, उसके बॉडी में मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है। तो सनलाइट का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट मार देता है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट मार देगा, और उसके कारण से उसका बॉडी कैसा है? उजला है। ऐसे ब्रिटिशर्स में बहुत ज्यादा स्किन कैंसर होता है। मीन्स स्किन पर कैंसर हो गया, किसी के गाल में हो गया कैंसर, किसी के हो गया हैंड में कैंसर, स्किन कैंसर होता है ब्रिटिशर्स में मेनली, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होते हैं। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर किसको होता है? ब्रिटिशर्स को होता है, क्योंकि बहुत कम मेलानिन पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ज्यादातर देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है इसको नहीं होता, इसको भी होता है, बट ज्यादातर, ठीक है। आ गया समझ में? ब्रिटिशर्स के बॉडी में बहुत ज्यादा मोल होते हैं, मोल, मोल, मुहासा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, मोल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए। ब्रिटिशर्स के बॉडी में मोल होते हैं बहुत ज्यादा। कर लिए नोट डाउन? अब एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताता हूं कि डार्क कलर कैसे बहुत ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सना हुआ सा एक्सपेरिमेंट। क्या करना है? आपको 2 बकेट लेना है, 2 बकेट लेना है। एक बकेट के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट कर देना, व्हाइट कलर का कोटिंग करना है। मान लीजिए ये बकेट के ऊपर हम लोग व्हाइट कोटिंग कर दिए, व्हाइट कलर से पेंट कर दिए, व्हाइट कोटिंग। और जो सेकेंड बकेट है उसमें हम लोग ब्लैक कोटिंग करेंगे। कैसा कोटिंग? ब्लैक कोटिंग। और दोनों में पानी डाल देना है। ये सब क्या है? वाटर है। और इसको हाफ आवर तक धूप में छोड़ देना है ले जाकर। तब क्या होगा? जो ब्लैक कलर का बकेट है, ब्लैक कलर का, वो इसका वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और इसका जो टेम्परेचर होगा इसके तुलना में बहुत कम होगा। इसका टेम्परेचर मोर होगा, इसका टेम्परेचर मोर होगा। जो वाटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं किस थर्मोमीटर से करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर किया जाएगा। यूज आया लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इसको मेजर करने में। अब आपको समझ में आ गया होगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि व्हाइट कलर कम सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जबकि ब्लैक कलर बहुत ज्यादा कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? अपने अंदर रख लेना, और रिफ्लेक्ट का मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं। जो मर्क्यूरी होते हैं वो एक्सपैंड करता है ग्लास के कंपैरिजन में 7 टाइम्स मोर। लिखिए यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो अब ये पॉइंट आपको पढ़ना नहीं है बट पूछा जा सकता है। जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड्स 7x देन ग्लास, मीन्स 7 टाइम्स फास्टर देन ग्लास, 7 टाइम फास्टर देन ग्लास, ठीक है। मर्क्यूरी एक्सपैंड 7 टाइम्स ऑफ ग्लास, बहुत तेजी में फैलता है। लिखिए अच्छे से, पूरा लिख दूं। 7 टाइम्स फास्टर देन ग्लास।
नहीं तो कोई पढ़ने जाता बोलता 7x क्या होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी 7 टाइम्स फास्टर देन ग्लास एक्सपैंड करता है। आ गया समझ में। हमारे बॉडी का कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोमीटर कहां से कहां तक रीड करता है? 30। कमेंट में आप लिखकर बताओ। जो थर्मोमीटर का रीडिंग होता है, जो थर्मोमीटर का रीडिंग होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, वो सेल्सियस में कहां से कहां तक होता है उसका रेंज? ये बताओ। फ़ारेनहाइट में नहीं, सेल्सियस में। वो मैं आपको बताया था कैसे वो आया 37, वो भी मैं बताया था। थोड़ा सा बस डिफरेंस आ गया था। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोमीटर 35 टू, सॉरी नहीं बताना है आपको, कमेंट में लिखना है। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं उसको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है। जैसे मर्क्यूरी हीट हो रहा है तो वो एक्सपैंड कर रहा है, हमारे बॉडी में सट रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है। उसी तरीके से जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं देन ये भी एक्सपैंड करता है। लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इंक्रीजेज। ये भी सॉलिड क्या किया? हीट से एक्सपैंड किया, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब उसका बढ़ गया। आ गया समझ में। लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा। लिक्विड क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। लिक्विड भी फैलेगा सॉलिड से ज्यादा, मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा लिक्विड एक्सपैंड करेगा, लिक्विड बहुत ज्यादा फैलेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। आ गया समझ में। लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड। और जो गैस होते हैं उसको हम लोग हीट दिए तो वो क्या करेगा? मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। वो जो होगा गैसेस वो एक्सपैंड सबसे ज्यादा करेगा सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में। गैसेस हीट करने पर एक्सपैंड सबसे ज्यादा करेगा। तो ऑर्डर क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड से बड़ा लिक्विड, लिक्विड से बड़ा गैस। एक्सपैंड का ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर क्या होगा? गैस का सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड का, देन सॉलिड का। एक इसका एक्सेप्शन भी है। कहां लिख दूं? ऊपर का नोट कर लिए? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ऑल सबस्टांसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये तो आपको पता है। अब हम ये चीज बोल सकते हैं, ऑल सबस्टांसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सभी सबस्टांस हीट करने पर फैलने लगते हैं, बट एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस। हट रहा हूं। जो वाटर होता है, दिख रहा है, जो वाटर होता है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपैंड नहीं करता है। 0 से 4 डिग्री तक बस, उसके बाद वो भी करता है। तो यही था एक्सेप्शन एक। तो चलिए यहीं पर आपका चैप्टर ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कैसा लगा ये चैप्टर? बहुत मजा आया होगा आई होप। ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, बहुत मजेदार था, बेस्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। चलिए, तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को उठाइए जिसमें ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।